नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है हमारा 5 और चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब जो जुडिशरी होती है उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पहले हम देख लेते हैं हमें इनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, ये जो चैप्टर हमारा है ये 2 पार्ट में आएगा, थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो हम ये 2 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और न्यायपालिका की संरचना और इसके क्षेत्र अधिकार हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले न्यायपालिका का परिचय पढ़ते हैं कि न्यायपालिका है क्या। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे सरकार के किसी भी अंग का बिल्कुल भी दबाव नहीं है। ये बिना किसी के दबाव में आकर अपना काम करती है। शासन का तीसरा अंग है। जैसा कि मैंने बता रखा है अपनी पिछली वीडियो में कि सरकार सरकार का मतलब शासन होता है। शासन के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि लोकतंत्र के स्थान पर किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना चले। अगर कोई नेता वेता जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाता है तो न्यायपालिका उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। ये देखते कि किसी एक व्यक्ति की तानाशाही तो नहीं चल रही, क्या हमारे लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं। अब आता है हमारा ये टॉपिक, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही न्यायपालिका के कार्यों में बाधा ना पहुंचाए। ये विधायिका और कार्यपालिका जो भी है ये जुडिशरी के कामों में कुछ बाधा ना पहुंचाए, उसे स्वतंत्र होकर काम करने दे, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के फैसले में हस्तक्षेप ना करे। जो सरकार का कोई अंग है वो कोर्ट के मतलब न्यायपालिका के फैसलों में हस्तक्षेप ना करे। जज बिना किसी डर के, बिना भेदभाव के काम कर सके। अब हम पढ़ते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति किस तरह होती है ये हम पढ़ते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्वाधित नहीं रही है। मतलब ये राजनीतिक रूप से इनकी नियुक्ति नहीं होती, यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसका क्या राय है। क्या, एक मिनट। हाँ, तो हमें ये ऊपर ऊपर का ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें जो मेन है वही पढ़ना है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसका जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को इस पद पे लाया जाएगा। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया है। आइए देखते हैं वो 2 बार कौन सा समय तोड़ा गया है। एक बार 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की को छोड़कर न्यायमूर्ति एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तीन तीन दावेदार थे न्यायाधीश की पद के लिए, लेकिन एन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति HR खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति MH बेग की नियुक्ति की गई। 2 बार ऐसा हो रखा है कि हमने सबसे वरिष्ठ जजों को छोड़कर किसी और को पद दिया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। मतलब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, उनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होता है, चीफ जस्टिस जिसे हम कहते हैं, उसकी सलाह पर करता है। इसका अर्थ यह हुआ था कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व। 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मनुष्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है। मतलब जो
मुख्य न्यायाधीश की जो भूमिका है वो पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। जो चीफ जस्टिस हैं उसकी सलाह राष्ट्रपति को माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। मतलब बाद में एक और प्रस्ताव पास हुआ कि जो चार चार कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो जो 4 न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह से नाम प्रस्तावित करेगा। जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे इसमें से राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज़्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्री परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बीच बीच में मुझे थोड़ा अटकना पड़ रहा है क्योंकि ये टॉपिक मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि जजों को नियुक्त कैसे किया जाता है, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे न्यायाधीशों को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ये कदाचार या अयोग्यता की स्थिति से हटाया जाए। कदाचार मतलब उस पर कोई इल्ज़ाम वगैरह हो या अयोग्य, वो इस पद के योग्य नहीं है, इस स्थिति में हटाया जा सकता है। संसद में खास बहुमत की मंजूरी होनी चाहिए। संसद के सदस्यों में सहमति होनी चाहिए कि हाँ ये जज ऐसा है, इसने सही में कुछ गलत किया है। अब तक एक बार ऐसा मौका आया था, लेकिन संसद के कुल सदस्यों का बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स है, उसमें एक बार ऐसा मौका आया था। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने पर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। 1991 में एक जज को हटाने के लिए एक प्रस्ताव आया था। न्यायमूर्ति रामास्वामी पर आरोप था, उन जज का नाम था न्यायमूर्ति रामास्वामी, कि पंजाब हाई कोर्ट के पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें वित्तीय अनियमितता किया, मतलब पैसों वैसों का घोटाला किया है। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। मतलब ये जो उनके चार्जेस लगे थे। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध न हो सका। महाभियोग मतलब किसी को हटाने के लिए कोई एक प्रस्ताव होता है। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया। इसी कारण वो अपने पद से नहीं हट पाए। जो भी थे, जज का नाम था न्यायमूर्ति रामास्वामी। अब हम पढ़ते हैं न्यायपालिका की संरचना और अधिकार क्षेत्र। मतलब क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र कुछ भी कह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है, जिला अदालत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और एक होती है अधीनस्थ अदालत जो सबसे निचली अदालत होती है। न्यायपालिका की संरचना जो है वो पिरामिड जैसी है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है, उसी का फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। आइए सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। जाहिर सी बात है भाई, देश का सबसे बड़ी अदालत होती है तो सबको फैसले मानने ही होंगे। यह उच्च न्यायालय के जज का ट्रांसफ़र कर सकता है। जो हाई कोर्ट के जज है ना, उनका तबादला मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है। यह किसी अदालत के मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है। मान लीजिए कि कोई भी मुकदमा हो, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा हो, ये उसको अपने पास मंगवा सकता है उस पर जांच करने के लिए। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। मान लीजिए एक हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो ये
इससे दूसरे वाले में भेज सकता है। जो दूसरा हाई कोर्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पंजाब हाई कोर्ट है तो ये दिल्ली हाई कोर्ट या दूसरे कोई कोलकाता हाई कोर्ट तक भेज सकता है। अब हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मतलब जो निचली अदालत है उनके फैसले पर की गई जो अपील होती है उन पर सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी करता है। मैंने मौलिक अधिकार वाले वो संविधान वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है ये कि कौन कौन से तरह के रिट हो रखे हैं। अगर नहीं पता तो आप वो वाली वीडियो एक बार दोबारा से देख सकते हैं। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। मतलब जो भी राज्य में जितने मुकदमे हैं उनको देख सकता है। अपनी नीचे की अदालत पर नियंत्रण कर सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है, मतलब सर्वे कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। अब आते हैं जिला अदालत। जो जिले के दायरे में मुकदमे होते हैं उन पर सुनवाई कर सकता है। निचली अदालतों के फैसलों पर भी की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले होते हैं उन पर फैसला दे सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब होते हैं अधीनस्थ अदालत। फौजदारी और दीवानी मुकदमों पर विचार करता है। अब ये फौजदारी और दीवानी मुकदमे क्या है ये हम पढ़ते हैं। दीवानी मुकदमे मतलब जो संपत्ति क्रय विक्रय लेन देन आदि मामले होते हैं, जो फाइनेंशियल मामले होते हैं। मान लीजिए कोई मकान मालिक किराएदार का मामला हो गया। मकान मालिक बोल रहा है कि भाई घर खाली कर दे, लेकिन किराएदार बोला मैं नहीं करूँगा, तो उनका जो भी विवाद होगा उसका निपटारा अधीनस्थ अदालत करती है। फौजदारी मुकदमे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपराधिक कृत्य जैसे हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी, मारपीट, चोरी, ये सब मुकदमे देखता है अधीनस्थ अदालत। अब सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके कुछ क्षेत्राधिकार भी होते हैं। आइए उन सबको भी हम पढ़ते हैं। एक होते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार, एक होते हैं रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, एक होते हैं अपीली क्षेत्राधिकार और सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ये इम्पोर्टेंट है, इसको चाहे तो आप नोट कर लो। मौलिक क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार कुछ मुकदमे प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले डिस्ट्रिक्ट में आए, फिर हाई कोर्ट में आए, फिर हम ले जा रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं कुछ मुद्दे। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम पहले उसको नीचे की अदालतों में लाएं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। संघीय मामलों को सुलझाया जाता है। जो संघीय मामले होते हैं, देश के लेवल पर जो मामले होते हैं उनको सुलझाया जा सकता है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद को हल कर सकता है। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कभी कभी विवाद हो जाता है तो उसके बीच सुप्रीम कोर्ट हल कर सकता है उनके विवादों को। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों को हनन होने पर व्यक्ति उच्च या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मैंने बता रखा है कि जो मौलिक अधिकारों का हमारा हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जो रिट जारी करता है। अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने के लिए हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ऐसे में न्यायालय रिट जारी करके व्यक्ति की सहायता करता है। 4, 5, 6 तरह के रिट होते हैं, मैंने बता रखे हैं। अपील संबंधी क्षेत्र अधिकार। अपील के लिए सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। मतलब हाई कोर्ट में कोई मामला सही से नहीं चल रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला हस्तांतरित किया जा सकता है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मतलब जो निचली की अदालत है उसमें कोई फैसला सही से नहीं चल पा रहा तो सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। पूरे मामले को दोबारा से विचार किया जा सकता है। निचली अदालतों के फैसले को बदल सकती है। मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि निचली अदालतों ने कोई गलत फैसला ले लिया है तो वो उनको बदल सकती है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के रूप में भी काम करता है सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति जनता हित मतलब जो हमारी आम नागरिक हो गए उनके हित के कुछ मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में से विचार विमर्श कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के बाद कानूनी विवादों से बचा जा सकता है। भाई जो कोई बाद में कोई कानूनी विवाद ना हो, हम तो ये कह देंगे कि भाई हमने तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली थी, इससे कानूनी विवाद थोड़ा कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात मानकर सरकार अपने निर्णय में बदलाव कर सकती है। अपने जो निर्णय हैं उनमें बदलाव कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में पूरे देश को मान्य होंगे। जो एक बार सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देती है ना तो कोई भी नेता आ जाए,
चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी आ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठुकरा नहीं सकते। जनता से लेके नेता वेता, सरकारी कर्मचारी, ऑफिसर, सबको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ती है। तो पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब बेल बना दीजिए। जय हिंद, जय भारत।